नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका एरावर्ड के मेंस आंसर राइटिंग में 2024 के बैच में। याद रखें, अगर आपको यूपी पीसीएस मेंस 2024 में सफलता के झंडे गाड़ना है तो आपको लेखन शैली में अपने हाथ को परफेक्ट बनाना होगा। 60 मिनट जीएस टेस्ट के द्वारा हम आपके 6 पेपर के सभी टॉपिक क्लियर कराएंगे। फुल लेंथ टेस्ट के द्वारा हम आपके 3 घंटे की परीक्षा लेके आपको परफेक्ट बनाएंगे। हिंदी और निबंध में इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि कम से कम आप हिंदी में 120 नंबर और निबंध में कम से कम 100 के आसपास नंबर पाएँ। अगर ये आप 90 दिन के कार्यक्रम हमारे साथ चलते हैं तो विश्वास मानिए, आप अपने आप को बहुत बदल सकते हैं। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, निकलिए और उत्तर लेखन में अपने हाथ में आजमाइए। आप हमारे पास आइए, हम आपको उत्तर लेखन सिखाएंगे। आज हम दूसरे दिन के उत्तर लेखन के प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। ध्यान रखें, ये वीडियो हम आपको बस आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी आंसर राइटिंग की वीडियो अब आपके सामने उपलब्ध कराएं, जिससे आप लेखन शैली में आपके अंदर जो कमी है वो दूर हो सके। कॉपी मिलते ही नाम, सब्जेक्ट, मीडियम, अपना नंबर ज़रूर लिखें, कौन सा टेस्ट है ये ज़रूर लिखें, ठीक है। आपको कोशिश करनी होगी कि आपके अंदर बदलाव आए। पहले दिन के आंसर राइटिंग के कार्यक्रम से हमने डिस्कस किया, अगर नहीं किया है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। देख कर ही लिखिए, पर लिखिए ज़रूर, ये बात याद रखिए। अगर उत्तर लेखन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन शैलियों को निर्माण करना होगा, इन शैलियों से गुजरना होगा। प्रयागराज में अक्सर पीटी क्वालिफाई हो जाते हैं, मेंस के नाम पर जीरो हो जाते हैं। मेंस प्रयागराज में बदलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे इस दिशा में काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में दक्ष हैं तो एक बार हमारे आइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आज हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। आज के सत्र में आपको पता है कि आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस हो चुका, अब इसमें लिटरेचर बचता है, ठीक है। लिटरेचर बनता है, पेंटिंग बचता है, ठीक है, और कुछ और टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक, जैसे हम लगभग लगभग एक प्रश्न आपके सामने, डांस, म्यूजिक, ये सब चीज़ें बचता है, जिससे एक एक प्रश्न आपको डिस्कस करेंगे और इस लेखन शैली को, आर्ट एंड कल्चर को समाप्त करेंगे। पहला प्रश्न है कत्थक। आप सोच लीजिए, कत्थक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 125 शब्दों में आपने देखा होगा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया है शास्त्रीय नृत्य कत्थक की उत्पत्ति, विकास के परीक्षण करें, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रो, कत्थक भारत का प्रतिष्ठित नृत्य है जिसे इंडो आर्यन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आप शुरुआत करेंगे, पहले प्राचीन काल से बताएंगे, तो बताएंगे उत्तर भारत मंदिरों में इसकी पौराणिक कहानियों और सुनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण दीजिए। आज के प्रश्न के उत्तर में आप अगर देखेंगे तो हम उदाहरण का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके उत्तर में मौलिकता आएगी। यदि आप लिखते हैं तो आपकी लेखन शैली में विकास होगा, और आपको यदि 8 नंबर है तो 5 नंबर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुगल प्रभाव आप हिंदी और फारसी को बताइए। इसका भी एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे तबायब को जाने वाली वेश्याओं ने इसे कत्थक नृत्य को अपनाया, ठीक है, जिससे सुंदरता और ललितता। मैंने 2 प्रभाव बताया, उसके एग्जाम्पल जोड़े, ठीक है। तो आधुनिक कैसे छूट सकता है? अब सोचिए, आधुनिक मतलब जब अंग्रेज आ गए तो ये कैसे सोच सकता है? इस दौरान भी क्या हुआ? यहाँ चुनौतियाँ आई, लेकिन बदलते मानदंड के रूप में आधुनिक विषय कहानियों को हमने अपनाया, तभी तो आज कथक है। ध्यान रखिए, परिवर्तन इंसान का नियम है, परिवर्तन को अपनाते जाएंगे तो विकास की गति पे आगे बढ़ते जाएंगे। जिसका उदाहरण पंडित बिरजू महाराज के 20वीं शताब्दी में कथक को संरक्षित और पुनर्जीवित किया, ठीक है। अब आपने देखा, आपने एंशिएंट का, मेडुअल का और मॉडर्न का तीनों मिक्स किया और तीनों काल का परीक्षण। उत्तर आपको इसी तरह लिखना है एग्जाम्पल को यूज करके। यदि उत्तर में आपने मौलिकता दिखानी है 125 शब्दों में, इस तरह इस्तेमाल करिए उत्तर। आप चाहे कोई भी उत्तर लिखे, उदाहरण का प्रयोग किए बिना उत्तर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हर जगह उदाहरण, लेकिन उत्तर की मौलिकता के लिए आप एग्जाम्पल को ऐड करिए। हम यहाँ लिखना सिखा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आप लेखन शैली में परिपूर्ण हो जाए। दूसरा है तमिल संगम साहित्य की विशेषता। देखिए, सीधा प्रश्न है ये, पीटी में भी आप पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है, मेंस में हमने सीधा पढ़ा, ये आपको लिखवाएगा हो, लेकिन लिखना कैसे? आप सबसे पहले हेडिंग बनाइए। हेडिंग में क्या क्या आ सकता है? हेडिंग में अगर आप देखेंगे, तमिल साहित्य आपको पता है ये दक्षिण साहित्य का बहुत बड़ा रूप है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि तमिल साहित्य और संगम साहित्य, प्रश्न हमने सिंपल सा बनाया है। और आपको हेडिंग से, अगर हेडिंग से क्लियर हो जाता है तो आप टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपने पहला बनाया है, पहला अगर आपने देखा, हमने बनाया है विविध विषय, वस्तु और शैलियाँ। इनके जो
अगर आप तमिल में जाएँगे, आज भी दक्षिण में जाएँगे, तो इन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से ज़िंदा रखा है। अगर आप आज भी उनकी फ़िल्में देखेंगे, तो उनमें आपको भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी आप चाहे तो लाइन ले सकते हैं, ठीक है? जैसे ये क्या करते हैं, प्रेम, युद्ध, प्रकृति, नैतिकता, सारी चीज़ों को दिखाते हैं। उनकी फ़िल्में देखिए या उनकी कहानियाँ देखिए, आपको दिखेगा। तो एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है। विविध शैलियों में इनकी कविताएँ और गीतों से इनका कथक गद्य तक होता है, ध्यान से रखने की बात है। अच्छा, उदाहरण में आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आपने बात लिख दी तो कैसे बताएँगे? जैसे पूरम कविता वीरता को दिखाता है, ठीक है? युद्ध को दर्शाता है, जबकि अगम कविता प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं को दिखाता है। देखा? तो ये बात है। तो इन शब्दों को याद करिए, तब जाके आपके उत्तर लेखन में शुरुआत होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप पहले से जो लिख रहे हैं उसी चीज में बैठे हुए हैं। उत्तर लेखन में शुरुआत करने के लिए हमने नई टीम का गठन किया है और नए नए लोग नए नई चीजों के द्वारा आपके उत्तर सुन रहे हैं। हमारे उत्तर आपको मौलिकता दिखाएंगे, कोशिश कर रहे हैं आपको परिवर्तन लाने की। चलिए दूसरा, 5 गुना वर्गीकरण। 5 गुना वर्गीकरण से मतलब है उत्तर भारत में जो हमारी संस्कृति पाई जाती है, दक्षिण भारत में आते-आते इनका वर्गीकरण बहुत तेज़ी से हो जाता है, ठीक है? ये एक नहीं कई प्रकारों के बारे में बताते हैं, जैसे इसमें 5 संग्रह वर्गीकरण, जैसे एथोकोई, देखिए नाम बहुत टफ है, नाथ एथोकोई के नाम से जाना, जिसमें अलग-अलग विषय पे, शैलियों पे तमिल साहित्य की परंपरा गहराई से दर्शाई गई। उदाहरण, पट्टू पट्टू संग्रह में तमिलनाडु के प्रदेश संस्कृति और दैनिक चित्र की करने वाली 10 मूर्तियाँ शामिल हैं, ठीक है? सोचिए। दूसरा, सरलता और विशद कल्पना। ध्यान रखिए, इनके जो साहित्य हैं, जिनकी जटिलता बहुत अधिक है, जिनकी भावनात्मक जटिलता इतनी अच्छी है, उसको बहुत ही सरल भाषा में ये दिखाते हैं। भावनात्मक संबंध के साथ जोड़ते हैं, तभी तो आप देखेंगे कि साउथ की फ़िल्मों में या साउथ की एक्टिविटी में, अगर शहरों में देखेंगे तो भावनात्मक गतिविधियाँ ज़्यादा दिखाई जाती है। इसको उदाहरण समझिए, कुंथु की कविता जो है जटिल भावनाओं को व्यक्त करती है और मानवीय अनुभव और प्राकृतिक दुनिया की। ध्यान रखें, हमने उत्तर बताने के लिए 125 शब्दों में अच्छे-अच्छे शब्दों को, मानवीय अनुभव, प्राकृतिक दुनिया, घनिष्ठ समय, इन शब्दों को कोट करना होगा और लिखने की शैली का विकास करना होगा, तब जाके आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। चलिए, अगला चलते हैं। अब जैसे अजंता, हमने आर्किटेक्चर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न कल हमने डिस्कस किया है। आज गुफा चित्र की में भी इसकी इंपॉर्टेंस ही ज़्यादा है। तो हमने पूछा है कि शैलियों पर चर्चा करें, गुफा चित्र के विषय और शैली पर, ठीक है? आपको पता है एक छोटा-सा 5वीं शताब्दी में गुफा पेंटिंग के बेहतरीन जी उदाहरण मिलते हैं। जैसे धार्मिक, पहला इनका क्या है, धार्मिक। धार्मिक विषय वस्तु, जी यहाँ यहाँ जो चित्र पाए जाते हैं वो धार्मिक विषय वस्तु को दिखाए जाते हैं। चाहे बुद्ध के जीवन की जातक कथा है, जैसे पद्दम पाड़ी और वैदेशिक पेंटिंग जो इस दर्शाती है। शैलीगत तत्व, शैलीगत तत्व मतलब इसमें समृद्ध रंग, आदर्श आकृति, परिपेक्ष, यथार्थवाद, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। अच्छा, प्रकाश और छाया का उपयोग करके रूपों की मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे एक जैसे कि क्या मतलब, प्रकाश और छाया का, प्रकाश मतलब ये ऐसी कलाएँ बनाई जाती हैं जिसमें प्रकाश भी है और उसकी छाया भी दिखाई गई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अजंता की गुफाओं में। तीसरा, इनकी तकनीक और सामग्री। ये टेम्पेरा तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्बनिक द्रव्य को चूने के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है, ठीक है? दूसरी, इनकी गुफाओं में प्लास्टर की गई दीवारों पर, छतों पर लगाया गया, जैसे उदाहरण में आप लैपिस लाजुली का उपयोग करके गहरे नीले रंग का उपयोग किया जाता था। उदाहरण में अगर आप ये लिखते हैं कि लैपिस लाजुली का उपयोग करके गहरे नीले रंग का उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तर 125 शब्दों में है, इसीलिए छोटे-छोटे हमने हेडिंग बनाया है और वहाँ पे आपको लेखन शैली को दिखाया है और उसके बाद हमने एक छोटे-छोटे एग्जाम्पल के साथ इसको वेरीफाई कराने का प्रयास किया। ठीक, चलिए आप एक छोटा-सा दे के कंक्लूजन इस उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। हम वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं छोटे से छोटे वीडियो में आपको समाप्त करें। अब जैसे चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दिखाता है हिंदुस्तान और कर्नाटिक संगीत की विशेषताओं पर चर्चा करें। अब हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं पढ़ा होगा। तो उनकी विशेषताओं पर छोटे-छोटे प्रश्न हैं, जैसे उत्पत्ति और प्रभाव पे देखा जाए, तो हिंदुस्तान की जो उत्पत्ति है वो फारसी से है, वहीं जो उत्तर भारत में, जबकि कर्नाटक संगीत पुरंदास के नवाचार के दक्षिण में विकसित किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो राग भैरवी दोनों शैलियों में है, मतलब उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ये राग भैरवी दोनों शैलियों, वाद्य यंत्र और यंत्र के रूप में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी संगीत में सितार, सरोद, तबला का उपयोग किया जाता है, वहीं कर्नाटक में वीणा, मृदगम, गोड्डम का उपयोग किया जाता है, ठीक है? उदाहरण, हिंदुस्तान में ध्रुपद और ख्याल है, वहीं कर्नाटक में कृतिम और पदम है। देखिए आदिम के में अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आप इस उदाहरण से इसको समझा सकते हैं। तीसरा, सैद्धांतिक तत्व के बाद दोनों प्रणालियों में राग और तालों का उपयोग किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में राग को वर्गित किए करने के लिए थाट प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जबकि कर्नाटक राग प्रणाली को
व्यक्त करने के लिए मेला कार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। कर्नाटक में विस्तृत रूप में है, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी शैली में सुधार पर ध्यान केंद्रित है। कर्नाटक शैली पे हिंदुस्तान ये आप क्वेश्चन ये पूछेगा कि कर्नाटक और हिंदुस्तान संगीत कैसे चर्चा करेंगे, तो ये छोटे छोटे हेडिंग के साथ आप इसको बता सकते हैं। एक कंक्लूजन देकर इसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप पूछा जाता है आधुनिक युग में वैश्विक साहित्य सिद्धांत में भारतीय लेखकों की पहचान बताइए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 200 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज के दौर में पूछे जाने की संभावना है कि भाई भारतीय लेखकों ने वैश्विक साहित्य सिद्धांत में कैसे किया। तो हम बहुत ज़्यादा दूर न जाकर छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं कि छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा इसे पहचान बताने का, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन में सलमान रश्दी और द गॉड ऑफ थिंग्स के साथ अरुंधति जैसे उत्तर औपनिवेशिक भारतीय लेखकों ने औपनिवेशिक विरासत पहचान की जटिलता का सामना किया है। ठीक है, या बता सकते हैं। दूसरा, नारीवाद साहित्य को इसमें क्या किया गया है, नारीवाद साहित्य को क्या बढ़ाया गया है। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान अगर देखा जाए तो इसके अलावा प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान भी दिया जाता है, जैसे इंटरप्रेट ऑफ मेलडी में झुम्पा लहरी और द हेरिटेज और लॉस में किरण देसाई जैसे भारतीय लेखकों ने प्रवासी लेखकों ने सांस्कृतिक संकरता और अपनेपन की खोज की विशेषता को दिखाई है। ठीक है, तीसरा आते हैं ऐतिहासिक और पौराणिक कल्पना। ऐसा नहीं है कि आप ऐतिहासिक हमारे औपनिवेशिक काल में या आज के काल में ऐतिहासिक पौराणिक कल्पना नहीं है सर। द पीस ऑफ पोपीज जो अमिताभ घोष ने लिखी है, द पैलेस ऑफ इल्यूज में चित्रा बनर्जी ने, कई लेखकों ने इस घटनाओं को मिथकों को फिर से दर्शाया और जो नए दृष्टिकोण को प्रेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया भारतीय लेखकों का। आप एक छोटा सा कंक्लूजन देके इसे आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक चित्रकला से भी देख लेते हैं। जहांगीर चित्रकला का अगर ना बात हो तो सबसे बड़ी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जहांगीर चित्रकला में क्या है, क्वेश्चन क्या है, जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकलाओं की विशेषताओं पर व्याख्या करें। ठीक है, तो जहांगीर की चित्रकला की विशेषता बताने के लिए आप सीधे सीधे कुछ हेडिंग लीजिए और उनके एग्जाम्पल दिखाइए। जैसे प्राकृतिक विवरण, अगर आप देखेंगे तो मुगल चित्रकला में आपको प्राकृतिक ज़्यादातर दिखे, वो नेचर प्रेमी अपने आप को दिखाते हैं। उनकी सटीकता और नाजुकता नेचर के साथ दिखाई देती है। जैसे पेंटिंग, अगर आप जहांगीर की एक पेंटिंग देखेंगे जिसमें जहांगीर राजाओं के लिए एक सूफी शेख की प्राथमिकता दे रहे हैं, उसमें कपड़े, बनावट और गहनों का सूक्ष्म चित्रण यथार्थवाद की जोर दे रहा है। ठीक है, इनकी जो भी पेंटिंग होती है अगर आप देखेंगे आगे पीछे पेड़ होता है, ये प्रकृति की तरफ सहारा देते हैं। ठीक है, दूसरा, चित्र और मानवीकरण, इनके जो चित्र होते हैं, जो इनके चित्रांकन होते हैं वो मानवीकरण की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, जिसमें व्यक्ति और उनकी भावना और शारीरिक विशेषता पर सटीक चित्रण पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो जहांगीर की जो चित्र और उसकी विशेषताएं प्रकट करती है, क्योंकि ये उसके चरित्र और व्यक्तित्व को दर्शाती है। जहांगीर का मानना था कि उन्होंने जो चित्रण किया जाता है वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति से संबंधित होना चाहिए और व्यक्ति के पहनावे से दिखना चाहिए। ठीक है, फारसी सौंदर्य का व्यक्तिकरण, अब जहांगीर की चित्रशैली में फारसी तत्वों का जो शामिल होना होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत और फारसी कलात्मक परंपराओं का मिश्रण की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि एक पेंटिंग है जो प्रिंस खुर्रम और उनके बेटे राजकुमारों के साथ नए साल के जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। यह मुगल और फारसी डिजाइन की मिश्रण को दिखाती है। तीसरा, प्राकृतिक परिदृश्य और जानवरों का उपयोग, ऐसा नहीं, इसके साथ वो प्रकृति के दिखाते ही हैं, जानवरों के साथ भी अपनी चीज़ों को बताते हैं, मतलब जानवरों को भी अपनी पेंटिंग में शामिल करते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, वनस्पति, जीव जंतु, यहाँ तक कि शिकार के दृश्यों को यथार्थवाद प्राकृतिक रूप में शामिल करते हैं। जैसे इनकी एक पेंटिंग है हाथी लड़ाई के प्रति अगर देखा जाए तो उन्होंने मुगल आकर्षक को उजागर किया है का, ठीक है, और उसके द्वारा मुगल चित्रकला को दिखाने का प्रयास किया है। तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं, तो जो जहांगीर के चित्रांकन है वहाँ पे अगर आप देखो तो वो दरबारी चित्रकला को भी प्रेफरेंस देते हैं, वो प्राकृतिक चित्रकला को प्रेफरेंस देते हैं। उनकी जो सामग्री होती है वो फारसी से प्रभावित होती है। ठीक है, जानवरों के साथ प्रेम भावनाओं को देते। तीसरा, वो व्यक्तित्व और मानवीय की चित्रों पे। ये हेडिंग अगर आप याद रखते हैं तो आप इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूड देके उसको समाप्त करिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 है मध्यकाल के दौरान सूफी और भक्ति साहित्य के उद्भव और उनके सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, तो
अब एक छोटा सा इंट्रो दिया कि मध्यकाल में सूफी और भक्ति साहित्य का उदय हुआ। ये दो अलग अलग परस्पर साहित्यिक परंपराएं थी जो भारतीय संस्कृति के परिदृश्य को आकार दे रहे थे। ठीक है, चाहे तो इसका एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। सूफी, ठीक है, सूफी, भक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे कार्यकाल कब से कब तक, कुछ उनके सूफी के, कुछ सूफियों के या योजदावर्दी या कुछ सूफियों के नाम लिखे और यहाँ पे कुछ परंपराएं के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह बना के भी इस उत्तर को लिखा जा सकता है। चलिए इस उत्तर को देखते हैं। ठीक है, दूसरा, सूफी साहित्य कठोर धार्मिक है। मतलब सूफी साहित्य मतलब क्या, सूफी साहित्य या कोई भी साहित्य निकल के क्यों आए? जब सूफी साहित्य में वहाँ पे इस्लाम में कट्टरता आ गई तो उसके सुधार के लिए सूफी साहित्य निकल के आया जो परमात्मा को सीधे अध्यात्म से जोड़ता है। ठीक है, इनकी कविताएं अक्सर रूपक कहानियां माध्यम से इसको एक रूप, ये कहानियां और कविताओं के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं। जैसे रूमी की मसनवी रहस्यमय कविताओं के माध्यम से सूफी शिक्षाओं को प्रदर्शित करता है जिसमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, प्रेम और भक्ति पर जोर दिया गया है। ठीक है, वही भक्ति साहित्य को देख लेते हैं। भक्ति साहित्य के अंतर्गत देवताओं के प्रति भक्ति, प्रेम और जाति और पंथ के बाधाओं को पार करने के लिए परमात्मा सीधे संबंध। तो कुल मिलाकर सीधे से बात किया जाए, परमात्मा से सीधे संबंध करना है तो दोनों के मार्ग, दोनों कॉमन है। ठीक है, भक्ति उसके अलावा प्यार, प्रेम और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दोनों की समानता देखी जाती है। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे, हिंदी में कबीर के दोहे, मराठी में संत तुकाराम के अंगम भक्ति इसके उदाहरण हैं जो धार्मिक भावनाओं से परे हैं और भगवान को भक्ति पर जोड़ दे। सांस्कृतिक महत्व पे इसकी बात कर ले, इनका जो सांस्कृतिक महत्व है वो धार्मिक सद्भाव और साझा आध्यात्मिक लोकचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सभी प्राणियों के लिए प्रेम और सहानुभूति की वकालत करते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में सूफी कवि बुल्ले शाह के और भक्ति कवि मीरा द्वारा रचनाएं की गई कविता देवीय शक्ति के सामाजिक मानदंड को अस्वीकृत को दर्शाती है। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं। दूसरा, साहित्यिक, इनका अपना साहित्यिक प्रभाव है। ये भाषाई बाधाओं को पार करके विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं को समृद्ध करते हैं। ये एक भाषा को नहीं, विभिन्न भाषाओं को समृद्ध करते हैं और साहित्यिक कला को बढ़ावा देते हैं। जैसे सूफी परंपरा में आप अमीर खुसरो का एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं और भक्ति परंपरा में सूरदास का। तो आप चाहें इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आप एक छोटा सा कंक्लूजन, आध्यात्मिक प्रेम, समावेशता, साझा अनुभव का। देखिए, ये हमने उत्तर हेडिंग वाइज भी लिखा है, पर अगर आप चाहें तो इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से भी जैसे हमने वहाँ पे बताया था लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे इतना आसान नहीं होता फ्लो चार्ट को बनाना। ठीक है, हमने कोशिश किया है कि आपको उत्तर लेखन में परफेक्ट किया जाए। ठीक है, 2024 को लेकर हमारा टारगेट है कि हमसे जो जुड़े उसका सिलेक्शन हम करवाएं। ना केवल हमारी टीम आपको ट्रेंड करेगी बल्कि लिखना सिखाएगी, उसके बाद कॉपी को जांच के आपको दिखाएगी कमियां क्या है। आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग दोनों कराई जाएगी, सेलेक्टेड लोगों से आपकी बात कराई जाएगी जिससे आप उत्तर लेखन में विकास कर सकें। हम उन लोगों की कॉपी आपके सामने दिखाएंगे जिन जो सेलेक्ट हुए हैं, जैसे अभी अंतरिक्ष जी का डीएसपी के पद पे डीएसपी पद पे चयन हुआ है, उनसे डायरेक्ट बात करवाएंगे। लेखन शैली को हल्के में ना लीजिए, सिलेक्शन लेना है तो लेखन शैली का विकास करना बेहद आवश्यक है। चलिए, शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।